हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी लोगों का। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, नमस्कार 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 नमस्कार। आ जाइए फटाफट। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी में हम लोग क्लास 6 आपका कंप्लीट हो गया, है ना। क्लास 6 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और क्लास 6 का हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 7, और क्लास 7 में दोस्तों आपका क्लास चैप्टर नंबर 6 तक आपका कंप्लीट हो गया है, यानी कि आधा से ज्यादा आपका कंप्लीट हो गया है और 6 तक हो गया है। इसका भी हम लोग क्वेश्चन और आंसर भी कर लिए हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 और 7 का देखेंगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करने वाले, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा और इसमें ज्यादा कुछ सवाल नहीं है। लगभग हम लोग आज 20 प्रश्न लगभग देखेंगे, तो फटाफट आप लोग जल्दी से आ जाइए। और जो भी हम लोग पहले इसका डिटेल देख लिए थे, पीछे वाला क्लास नहीं देखें तब जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास अगर देखिएगा ना तभी यहाँ पर आप जवाब दे पाइएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट आ जाइए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं और आपको प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी हमारे यहाँ कराई जा रही है। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ है, नोट्स है, वीडियो है, पीछे जितना क्लास हो गया है सर वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, 7857824310, ठीक है। आप इस नंबर पे हमें मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और देखिए हमारे यहाँ जुड़ने का अभी 499 चार्ज है दोस्तों, है ना। 499 अभी तक चार्ज चल रहा है। ये चार्ज आपका बढ़ जाएगा बहुत जल्द, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके 499 पे करके हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पर पीछे जितना भी क्लास हुआ है वो सभी चीज आपको वहां पर मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा और सारी तैयारी होगी। कोई मंथली चार्ज नहीं है, मात्र एक ही बार पे करना है, उसके बाद आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ है, वीडियो है, नोट्स है, लाइव क्लास, सब चीज आपको फिर मिलते रहेगा, ठीक है। आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो पे करना पड़ेगा इसी नंबर पर और स्क्रीनशॉट लेकर के इस पर भेजना होगा, है ना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पे करना पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी हम टेस्ट लेते रहते हैं, वहां पर भी क्वेश्चन आंसर का टेस्ट चलते रहता है, तो ये भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करना है, ठीक है। और कैसे ज्वाइन कीजिएगा सर टेलीग्राम को, तो टेलीग्राम एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा ना। टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाइएगा, सिंपली आप लिखिएगा टेलीग्राम, TELEGRAM आ जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, ठीक है। और फिर आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा उसमें, और फिर आप कैरियर परिवार आप लिखिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा सर, ठीक है। तो ये रहा आपका ज्वाइन करने का प्रोसेस। अब चलते हैं हम अपने टेस्ट पर, है ना। तो चलिए आज का पहला टेस्ट हम लोग देखते हैं और इसका पहला सवाल क्या कह रहा है। सभी लोग आ गए हैं फटाफट। चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने भाई लोग पहुंच गए, है ना। जितने भाई बहन आ गए हैं सर सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और हमारे यहाँ देखिए जब प्रधानाध्यापक की आएगी वैकेंसी तो उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। प्रधानाध्यापक की वैकेंसी आने वाली है ना, बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है प्रधानाध्यापक का भी। पहला सवाल कह रहा है कि प्रारंभिक मनुष्य कहाँ रहते थे दोस्तों। प्रारंभिक मनुष्य यानी कि आदि मानव। प्रारंभिक मनुष्य कहने का मतलब क्या हुआ, आदि मानव। तो आदि मानव सर कहाँ रहते थे, है ना। आदि मानव कहाँ रहते थे, आपको पता है कि आदि मानव जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, वृक्षों एवं गुफाओं में, ईंटों के बने घरों में। ईंट का बने घर में तो नहीं रहते थे, जंगलों में या फिर मिट्टी के बने घरों में। तो जो प्रारंभिक जो मानव थे दोस्तों वो रहते थे दोस्तों वृक्षों पर या फिर गुफा में रहते थे, है ना। यानी कि जो पहाड़ होता था ना उसमें अपना गुफा बना करके उसमें रहते थे प्रारंभिक मानव, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनका आवास अपना वो बनाना शुरू किए, यानी कि जब उन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया जो आदि मानव थे, है ना, तो फिर अपना क्या किए, एक आवास बनाना शुरू किए। क्योंकि उत्पादन करेंगे तो क्या करेंगे, उसको संग्रह करने के लिए तो उनको रहना पड़ेगा वहां पर, तो इसीलिए छोटा मोटा अपना फिर वो घर बनाना वो शुरू कर दिए। तो प्रारंभ में कहां रहते थे दोस्तों, तो वृक्षों एवं गुफाओं में रहते थे आदि मानव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका दूसरा नंबर प्रश्न। चलिए गुड इवनिंग सर। देखिए आप लोग फटाफट 9 बजे से आ जाइएगा, 9 बजे से ही क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, है ना। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा,
है ना, क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे तरीके से, उसका जवाब दीजिएगा। दूसरा है कि घने जंगल, है ना, ज्यादा आज क्वेश्चन नहीं कराएंगे, लगभग आधा घंटा की क्लास आपकी होगी, है ना। कह रहा है कि घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर किन बस्तियों में रहते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है कि घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी दोस्तों अक्सर किन बस्तियों में निवास करते हैं। देखिए किन बस्तियों में निवास करेंगे, तो अस्थाई बस्तियों में, अस्थाई बस्तियों में। अब देखिए अस्थाई बस्ती तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर घने जंगल हैं, तो घने जंगल में या फिर रेगिस्तान में या पर्वत पर दोस्तों अस्थाई बस्ती नहीं होता है आपका, ठीक है। खुले जंगल में तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि अस्थाई बस्तियों में। आपको जब पढ़ाए थे ना कि जो जो चरवाहा लोग होते हैं दोस्तों, है ना, जो बकरियां चराते हैं या फिर भेड़े चराते हैं या फिर अपने जानवरों को जो चराते हैं, वो क्या करते हैं, तो अस्थाई घर बनाते हैं, है ना। या फिर जो पर्वतों पर निवास करते हैं, तो जैसे गर्मियों के दिनों में वो पर्वतों के ऊपर चले जाते हैं रहने के लिए और अपना काम काज करते हैं, फिर वो ठंडे के दिनों में फिर क्या चलाते हैं, नीचे चला जाते हैं। तो ये अस्थाई बस्तियों में क्या करेंगे, तो निवास करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए सभी लोगों का बिल्कुल ही सही जवाब है ना। इसी प्रकार से फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं आपका 3 नंबर। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, और देखिए क्लास अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है ना। सभी लोग कहते हैं कि सर वीडियो शेयर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, 100% अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, है ना। वीडियो शेयर करने में कोई भी समस्या नहीं है। अगला सवाल है कि स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कितने राजमार्गों को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वर्ण चतुर्भुज की आपको बताए थे, है ना, कि ये किन किन शहरों को जोड़ता है सर, बताइएगा। स्वर्ण चतुर्भुज जो है, अगर हम यहाँ पर भारत का मानचित्र अगर हम बनाए, है ना, अगर हम यहाँ पर भारत का मानचित्र थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, है ना, तो ये जो स्वर्ण चतुर्भुज जो योजना है दोस्तों, ये किस किस को जोड़ता है बताइएगा कमेंट करके, है ना, किस किस को जोड़ता है ये स्वर्ण चतुर्भुज वाला। चलिए तो ये रहा आपका, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है ना, मैं इसको फिर से यहाँ पर उतारने का प्रयास कर, ठीक है। तो ये रहा आपका भारत का मानचित्र। तो जो स्वर्ण चतुर्भुज है, ये 4 शहरों को जोड़ा जाता है ना। इसमें कितने शहरों को, 4 शहर, कौन कौन, तो इसमें दिल्ली भी है, मुंबई भी है, कोलकाता भी है और चेन्नई भी है। दिल्ली कहां पर है सर, तो ये रहा आपका दिल्ली, भारत की राजधानी, है ना। मुंबई कहां पड़ी है, तो मुंबई रहा आपका ये मुंबई, है ना। और कोलकाता कहाँ है, तो कोलकाता आपका रहा सर, ये रहा कोलकाता। और एक चेन्नई कहाँ है, तो चेन्नई रहा आपका ये। यानी कि ये जो चतुर्भुज आपका बना कि नहीं, ये चतुर्भुज का निर्माण हुआ ना सर, तो इसी को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। इसी को क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। तो ये 4 शहरों को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है, अगर किन्हीं को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि इसकी लंबाई कितनी है ना, इसकी लंबाई कितनी है। नहीं है तो गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, नहीं मालूम है तो, ठीक है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। ये रहा आपका दिल्ली, ठीक है, ये आपका है दिल्ली, और ये है आपका मुंबई, है ना, ये है आपका मुंबई, ये है आपका चेन्नई, ठीक है, ये है आपका चेन्नई, और ये है दोस्तों आपका कोलकाता, है ना, ये रहा आपका कोलकाता, ठीक है। तो ये 4 शहरों को ये जोड़ता है। क्लियर, कोई समस्या नहीं। चलिए अगला सवाल चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है सर कि परिवहन के 4 मुख्य साधन कौन से हैं। देखिए परिवहन के 4 मुख्य साधन कौन कौन से हैं, काफी आसान सवाल है ना। तो हम लोग देखिए चारों साधन का उपयोग तो ज्यादा हम लोग करके 2 साधन का ज्यादा उपयोग करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप वायु मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जल मार्ग का उपयोग भी हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, नहीं के बराबर उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सड़क मार्ग का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, जल मार्ग में इसमें आ जाएगा, रेल मार्ग भी आ जाएगा और वायु मार्ग भी आ जाएगा। तो परिवहन के ये 4 प्रमुख साधन हो गए आपके, कौन कौन, तो सड़क मार्ग और आपका जल मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग, ठीक है। तो ये 4 साधन आप याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर, है ना। चलिए तो इसी प्रकार का एकदम सिंपल सवाल रहे, एकदम पूरा चैप्टर से ही हम उठा के लाए हैं, चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं है।
तो आज क्लास 7 अब चैप्टर नंबर 7 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और कल हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल हम इसी पर देख लेते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे मार्ग बताइए। विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? ऑप्शन है मनाली लेह मार्ग, लद्दाख शिमला मनाली मार्ग या फिर मंसूरी शिमला मार्ग। क्या होगा सर इसमें? इसका आंसर क्या होगा आपका बताइएगा कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? जब हम पढ़ा रहे थे दोस्तों तो आप लोग को बताए थे वो है मनाली लेह मार्ग। वो कौन सा मार्ग हो जाएगा? तो मनाली लेह मार्ग हो जाएगा आपका। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, मनाली लेह मार्ग। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आपका सवाल नंबर है आपका 6। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संचार का साधन नहीं है ना? संचार के साधन के बारे में बताए थे। वर्तमान समय में तो हमारा ये सबसे ज्यादा डेवलप किया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आज से 10 साल पहले ये सब कुछ, 5 साल पहले ही कुछ नहीं था। यूट्यूब वगैरह हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते थे, नहीं के बराबर यूज करते थे। आज देखिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप घर में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? कितना डिजिटली हो गया, कितना आसान से आप घर में पढ़ रहे हैं मस्ती से, और हम आराम से यहाँ आपको लोग को पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये किसका है? संचार का ही तो माध्यम है। डिजिटली चीज हो गया इतना सारा चीज ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा साधन संचार का साधन नहीं है? तो टेलीफोन तो हो जाएगा, और आपका पुस्तक भी हो जाएगा, टेलीविजन भी हो जाएगा, मेज नहीं होगा सर, है ना? मेज कैसे होगा? मेज कैसे होगा संचार का साधन, है ना? तो मेज इसमें नहीं होगा, तो नहीं पूछ रहा था आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना? आंसर नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट अपना जवाब देते चलिएगा ना, कमेंट करते चलिएगा फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आपका सवाल नंबर है 7। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण हुआ है? देखिए भूमिगत, भूमिगत मतलब क्या हुआ? अंदर, है ना? भूमिगत मतलब भूमि के अंदर। भूमिगत मतलब क्या हो गया दोस्तों? भूमि के अंदर, है ना? भूमि के अंदर। तो भूमि के अंदर कौन चलता है ना? भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, यानी कि फ्लाईओवर तो ऊपर वाला हो जाएगा, ये तो आपका होगा नहीं, है ना? ये तो नहीं होगा। एक्सप्रेसवे भी नहीं होगा। सबवे उसको कहा जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? सबवे कहते हैं भूमिगत, है ना? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी वाला में चला जाएगा, यानी कि ठीक है। चलिए फ्लाईओवर तो जैसे कि ऊपर होता है ना, ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं फ्लाईओवर, है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर। 7 हो गया ना, 8 चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? बताइए वो कौन सा साधन है यातायात का जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा? तो देखिए बस चलाइएगा तो इससे तो आपका धुआं निकलेगा, तो पर्यावरण प्रदूषित होगा ही, है कि नहीं? और हवाई जहाज उड़ाइएगा तो इससे भी होता है पर्यावरण प्रदूषित। कार चलाइएगा तो इससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। कह रहा है कि किससे प्रदूषित नहीं होगा? तो वो होगा साइकिल। आराम से साइकिल। लेकिन आज के जमाने में साइकिल चलाते हैं क्या? अपने आप से खुद से बोलिए कि आप चलाते हैं साइकिल? नहीं चलाइए सर। साइकिल चलाने से ना आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। ठीक है, आपको सब्जी भी लाना रहता है, थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, किसी से मिलने भी जाना है थोड़ा सा, तो बाइक उठाते हैं चल देते हैं, है ना? 4 व्हीलर उठाते हैं चल देते हैं। ठीक है, साइकिल उठाइए और उसको लेकर के चलिए, उससे एक्सरसाइज भी होगा आप लोग का। ठीक है, तो इसीलिए साइकिल जो है चलाना बहुत जरूरी है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 9। कह रहा है 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर है कि अधिक दूरी में, थोड़ा सा छोटा कर दे क्या? प्रश्न कह रहा है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए किस मार्ग का प्रयोग किया जाता है? देखिए आप लोग को बताए थे कि जब बहुत लंबी लंबी यात्रा करनी, मतलब कि सामान आपको ले जाना, अमेरिका जैसे लाना है हमको कोई बहुत बड़ा सामान, है ना? ये जैसे बोर्ड कहाँ से आता है? तो बोर्ड अमेरिका की ये कंपनी है। ठीक है, ये जो बोर्ड है ना ये अमेरिका से आया है। ठीक है, तो ये बोर्ड कैसे आएगा? अब एरोप्लेन से लाइएगा तो बहुत ज्यादा खर्च आएगा, जितना का बोर्ड नहीं बाऊ नहीं उतना ज्यादा झुनझुने हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सबसे जो सस्ता साधन है ना? तो उस वो साधन कौन सा है? जल मार्ग, सड़क मार्ग से भी तो आ ही नहीं सकते हैं, रेल मार्ग से भी नहीं आ सकते हैं, वायु मार्ग से भी नहीं आ सकते हैं। तो वो मार्ग हो जाएगा दोस्तों जल मार्ग, जो सबसे सस्ता मार्ग है ना? सबसे सस्ता साधन है।
तो अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए किस मार्ग का प्रयोग करते हैं? तो वो है जल मार्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सर। ठीक है, जितने लोग हमारे भाई बहन देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। और चलिए, तो आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है आपका 10 नंबर। कह रहा है कि संचार के साधन या जनसंपर्क का माध्यम कौन सा है? बताइए, संचार का साधन और जनसंपर्क का माध्यम कौन सा है? संचार का साधन और जनसंपर्क का माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, उपयुक्त सभी। क्या होगा? संचार के साधन या जनसंपर्क का माध्यम कौन सा इसमें हो जाएगा? तो सर, इसमें समाचार पत्र से भी ये संचार का माध्यम है कि नहीं? रेडियो भी संचार का माध्यम है और टेलीविजन भी संचार का माध्यम है। मोबाइल फोन आपका संचार का माध्यम है कि नहीं? ये जो आप लैपटॉप देख रहे हैं इस पर भी संचार का माध्यम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आपका, है कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि वे स्थान जहां भवन विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए, जहां पर भवन विकसित होते हैं, तो जहां पर भवन का विकास होगा, है ना, उसको क्या कहेंगे? बसाव स्थान, घर कहेंगे, मकान कहेंगे या भवनालय कहेंगे? देखिए, भवन कहां पर विकास होगा? भवन का जो विकास होगा वो कहां पर ही होगा? जहां पर ही लोग, जहां पर आपको रहने की सारी सुविधा हो, है ना। आखिर बिहार में इतनी ज्यादा जनसंख्या घनत्व क्यों है? इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर सभी चीज रहने की सुविधा है ना। यहाँ पर आपको खुले मैदान है, सड़कें बनाना काफी आसान काम है, रेलवे लाइन बिछाना काफी आसान है, खेती करना आसान है ना। पानी आपको पूरा यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो सभी चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बसाव स्थान। यानी कि भवन का विकास कहां पर ही होगा? तो जहां पर बसाव का स्थान होगा वहीं पर होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बहुत सारे लोग सी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग डी कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा सर। ठीक है, घर तो है ना, लेकिन ये भी है, लेकिन कह रहा है कि विकसित कहाँ होगा? तो जहां पर बसाव का स्थान होगा, सारा चीज जहां पर अवेलेबल होगा वहीं पर तो हो सकता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर है कि मानव बस्तियों के साथ साथ किसका विकास हुआ है सर? है ना, मानव बस्तियों के साथ साथ बहुत चीजों का विकास हुआ है कि नहीं? जहां मानव रहने लगता है तो मानव एक सामाजिक प्राणी है कि नहीं? मानव क्या है? तो एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में जब रहेगा तो सभी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, है। आपको व्यापार करना है, आपको वाणिज्य है, विनिर्माण है, सभी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, है कि नहीं? तभी तो आप यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। हमको खाने के लिए भोजन भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, लाइन भी चाहिए, है ना। सब चीज चाहिए हमको। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं? आंसर नंबर डी, है ना। बहुत ही आसान सवाल था, और जितने भी सवाल है ना, आपके सभी मतलब चैप्टर से ही लिया गया है। कोई भी एक भी सवाल आपको बाहर से नहीं लिया गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए और उसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 13 नंबर, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट है कि लोगों के मौसमी आवागमन, है ना, मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? देखिए, लोग जो है ना, मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं, जैसे अभी आपको बताए थे कि जो ठंडे के दिनों में, है ना, या फिर गर्मियों के दिनों में जो मौसमी प्रवास ज्यादा करके होता है। अब पर्वतों पे जो लोग रहते हैं तो गर्मियों के दिनों में ना अपने भेड़ बकरियां लेकर के वो कहाँ चले जाते हैं? पर्वतों के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही सर्दी की मौसम आती है तो वो क्या हो जाते हैं? नीचे चलाते हैं। यानी कि क्या कर गए? वो प्रवास कर गए, है ना, समय के अनुसार वो आ गए। अब जैसे देखिए, बहुत सारे लोग बिहार के रहने वाले जो लोग हैं, है ना, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर बिहार में वो धान का समय आया, मौसम मानसून के समय आया, तो वो दूसरे जगह जो कमाने गए हैं वहां से बिहार आ जाते हैं, और यहाँ धान उन जो रोपना है वो रोप राप के फिर चले जाते हैं कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? ऋतु प्रवास हुआ। ऋतु के अनुसार क्या हो रहा है दोस्तों? प्रवास हो रहा है। तो लोगों के मौसमी आवागमन, यानी कि मौसम के अनुसार जो आवागमन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? तो मौसमी प्रवास कहेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, उसको क्या कहेंगे? मौसमी प्रवास कहेंगे। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं आपका
14 नंबर सवाल कह रहा है कि स्वर्ण महामार्ग कहाँ पर स्थित है। तो सर अभी आपको बताए थे ना स्वर्ण महामार्ग, इसके बारे में तो अभी आपको बता दिया गया था कि स्वर्ण जो महामार्ग है ये किसको किसको जोड़ता है ना। तो ये 4 शहरों को जोड़ता है। वो शहर कौन कौन से हैं सर, ये शहर आपको पता होना चाहिए कि वो शहर कौन कौन से है ना, और वो शहर कहाँ कहाँ है। तो ये है आपका दिल्ली, ये है मुंबई, ये है चेन्नई और ये है कलकत्ता। ये स्वर्णिम चतुर्भुज आपको दिख रहा है ना, ये चतुर्भुज बन गया। इसी को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, इसी को कहते हैं स्वर्ण महामार्ग, है ना, इसी को क्या कहते हैं, स्वर्ण महामार्ग। ठीक है, चलिए अब हमको बताइएगा कि ये जो स्वर्ण महामार्ग है ये कितने लेन का है ना, ये कितने लेन का है ना, 4 लेन है या 6 लेन है या 8 लेन है, ये कितने लेन का है, हम ये कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली भी, मुंबई चेन्नई भी, कोलकाता भी, इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं अगला सवाल, आपका सवाल नंबर हो जाएगा 15। ठीक है, और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि जाइनिंग से लहासा के बीच, बताइए कि जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर चलती है दोस्तों, है ना। तो ये जो कितनी ऊंचाई पर चलती है फटाफट आप लोग जवाब देते चलिएगा अपना अपना, है ना, ये कितनी ऊंचाई पर चलती है, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जैनिंग से लहासा के बीच जो रेलगाड़ी चलती है 3000, 4000, 5000, 2000, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर नंबर ए हो गया 15 का। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 16, कह रहा है कि सबसे बड़ा रेल मार्ग कहां पर स्थित है। सर ये तो मैंने क्वेश्चन आप लोग को बताया था ना कि सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है ये किसको किसको जोड़ता है, बताइएगा कमेंट करके, और किसको किसको जोड़ता है और ये कहां पे है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये किसको किसको जोड़ता है और ये कहां पे है सबसे बड़ा रेल मार्ग, है ना। तो ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपका एशिया में। तो ये किसको किसको जोड़ता है, एशिया में किसको जोड़ता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के कहां तक जाता है ये, तो व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग, मैं लिख देता हूं नोट कर लीजिएगा, ये बुक में आपको जब हम पढ़ाए थे वहां पर आप लोग को बताए थे, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के कहां तक जाती है, तो ये जाती है आपको व्लादिवोस्तोक तक, है ना, व्लादिवोस्तोक, है ना। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, है ना, यहां से लेकर के यहां तक ये दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है ना, ये दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है और ये एशिया में है। और एशिया में कहाँ है, तो एशिया में है दोस्तों ये रूस में है ना, एशिया में कहाँ है, तो ये रूस देश में है ना, किस देश में है, रूस में है। और रूस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये रूस ही है पहला नंबर पर। और यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ा रेल मार्ग है, सबसे लंबी रेल मार्ग है, आंसर हो जाएगा एशिया। चलिए नेक्स्ट है आपका 17 नंबर सवाल, बताइए सर इसका आंसर क्या होगा, याक का उपयोग कहाँ किया जाता है, याक का उपयोग कहाँ पर होता है, याक, देखिए याक क्या है, तो याक एक प्रकार का दोस्तों पशु है ना, याक क्या है, एक प्रकार का पशु है। जैसे हम लोग बैलगाड़ी देखे है ना, तो बैलगाड़ी में किसका उपयोग करते हैं, बैल का उपयोग करते हैं, भैंसा गाड़ी में भैंसा का उपयोग करते हैं। तो ये है दोस्तों याक। तो याक का उपयोग कहाँ होता है, भूटान, नेपाल, तिब्बत, अफ्रीका। तो ये होता है तिब्बतीय क्षेत्र में, है ना, तिब्बत क्षेत्र में याक पाया जाता है, एक प्रकार का ये पशु है ना, और वहां पर इसका उपयोग किया जाता है बैल के रूप में, भैंसा के रूप में आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए देखिए हमको एक प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा, है ना, मानचित्र से आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, मानचित्र से बताइएगा कि ये जो हमारा भूटान है ना, ये जो हमारा भूटान है ये कितने, है ना, ये भूटान क्या है, एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है। तो भूटान से दोस्तों कितने राज्यों की सीमा रेखा टच करती है, हमें बताइएगा। मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूं कि भूटान से कितने राज्यों की सीमा रेखा बनती है। ठीक है, तो भूटान से कितने राज्यों की सीमा रेखा बनती है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइएगा।
देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। एक मैं आप लोग को यहाँ पर फिगर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। आप लोग बने रहिएगा, मैं यहाँ पर मैप निकाल रहा हूँ आप लोग को। अरे यार ये फिगर क्यों नहीं खुला भाई, खुला क्यों नहीं जी। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं दूसरा खोल के बताता हूँ आप लोग को। दूसरा, हाँ देखिए ये मानचित्र सर आप देख रहे हैं, है ना। मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देख रहे हैं ना। ये आपको दिख रहा है इंडिया का मैप, दिख रहा है इंडिया का मैप। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर अभी समझा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को भी बताने वाला हूँ, इसको आप देखिएगा। देखिए मैं इसके बारे में कई बार आप लोग को बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर से इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। एक बार फिर से इसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए सबसे बड़ा अभी आप लोग को बताए थे 17 नंबर सवाल ये चल रहा था, है ना। 17 नंबर सवाल ये चल रहा था आपका। भूटान के बारे में अभी आपसे हम पूछ, ये जो भूटान है ये कितने राज्यों से सीमा बनाती है ना। ये भूटान आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, है ना। भूटान नहीं दिख रहा है, इसको और बड़ा करते हैं। अब दिख रहा होगा आप लोग को भूटान, है कि नहीं। ये भूटान आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए छोटा सा जो हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों, ये वाला जो छोटा सा पड़ोसी देश है ये हमारा है भूटान, है ना। ये है आपका भूटान, छोटा सा पड़ोसी देश है। कितने राज्यों से, बहुत सारे लोगों का जवाब बिल्कुल सही आया है। तो भूटान देखिए आपको यहाँ पर ना सिक्किम से थोड़ा सा टच करता है, ये वाला जो है इधर सिक्किम से हो गया। यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, ये वेस्ट बंगाल टच करता है। और देखिए यहाँ पर ये असम टच करता है, ये इतना पोर्शन असम हो गया। और ये वाला जो भाग हो गया ना ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर कितने राज्य हो गए, बहुत सारे राज्य हैं, है ना। यहाँ पर कितने राज्य हो गए, तो देखिए एक तो हो गए अरुणाचल प्रदेश, एक हो गए असम, है ना। एक हो गया पहला, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। पहला हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया आपका वेस्ट बंगाल, और चौथा हो गया सिक्किम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। ये 4 राज्यों से सीमा बना रही है, 4 राज्य से आपका इसमें टच कर रहा है दोस्तों भूटान से, ठीक है। बहुत छोटा सा ये भूटान है, लेकिन 4 राज्यों से आपका ये सीमा बना रहा है। नेपाल के बारे में आपको देखिए बहुत बार पूछा गया है, तो भाई साहब ये है आपका नेपाल, है ना। ये आप नेपाल देख रहे हैं। अब हमें बताइएगा कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमा यहाँ पर टच हो रही है। आप देख करके बता दीजिए, है कि नहीं। आप देख करके तो कम से कम बता दीजिए, है ना। आप देख करके तो बता दीजिए, ठीक है। आप देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। बताइए कितने राज्य होंगे। नेपाल दिख रहा है ना, नेपाल तो दिख रहा होगा एकदम। तो नेपाल देखिए कितने राज्य से सीमा बनाती है, एकदम आपके दिमाग में दोस्तों याद होना चाहिए। तो एक तो आपका इधर वाला जो भाग है ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, नीचे वाला ये जो आधा है ना, नेपाल का आधा नीचे वाला ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और ये आधा बचा यहाँ पर तो ये हो जाएगा बिहार। लेकिन यहाँ पर देखिए छोटा सा ये जो भाग है, ये जो वाला दिख रहा है आप लोग को, तो ये वाला जो है ना, ये देखिए पश्चिम बंगाल जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो छोटा सा यह जो है पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाती है, और ये आपका ऊपर में जो है ये सिक्किम सीमा बनाती है। यानी कि एक हो गया यहाँ पर, दो हो गया यहाँ पर, तीन हो गया यहाँ पर, चार हो गया ये वाला, और पांच हो गया ये वाला। यानी कि नेपाल से कितने टोटल राज्य सीमा बना रही है, तो 5 राज्य सीमा बना रही है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। तो 2 चीज आपको यहाँ पर बता दिए, भूटान बता दिए, नेपाल बता दिए। इसके अलावे भी देखिए यहाँ पर एक देश और बताइएगा हमें, बांग्लादेश। देखिए ये रहा आपका बांग्लादेश, ये बांग्लादेश दिख रहा है,
दिख रहा है ना, एकदम बिल्कुल क्लीन। मैं थोड़ा सा जूम भी कर दिया हूँ ताकि आप लोग को दिख सके, है ना। तो ये है आपका बांग्लादेश, यहाँ से लेकर के मैं इसका पूरा आपको घेर के बता देता हूँ कि बांग्लादेश का मानचित्र आखिर है कहाँ। ये सब आप लोग थोड़ा सा देखा कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो पूरा देखिए, ये रहा आपका पूरा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश टोटल कितने राज्यों से सीमा बना रही है बताइएगा हमें, है ना। तो बताइएगा कमेंट करके। चलिए, बहुत सारे लोगों का देखिए कमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, पहला नंबर। वेस्ट बंगाल यहां तक है आपका, वेस्ट बंगाल यहां से जो शुरुआत हुआ यहां तक वेस्ट बंगाल है। अब देखिए थोड़ा सा जो ये पीला वाला जो दिख रहा है ना, ये है असम। तो ये पीला वाला जो थोड़ा सा है, ये दूसरा हो जाएगा असम। और ये देखिए मेघालय है दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक पूरा मेघालय हो जाएगा। ये हो जाएगा तीसरा नंबर मेघालय का। लेकिन फिर से यहाँ पर थोड़ा सा असम बन रहा है। तो असम तो हम लोग काउंट कर लिए, असम यहाँ पर दो जगह वहां मतलब टच करता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाएगा ये त्रिपुरा। तो त्रिपुरा हो जाएगा आपका चौथा नंबर। और देखिए त्रिपुरा के बाद यहाँ पर है मिजोरम। तो मिजोरम हो जाएगा आपका पांचवा नंबर। ये 5 राज्य सीमा बना रही है किससे दोस्तों? तो ये बांग्लादेश के साथ। और एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि वो कौन सा देश है जिससे भारत की सीमा रेखा क्या है, तो सबसे ज्यादा लंबी है, तो वो ये बांग्लादेश ही है, जिसकी सीमा रेखा दोस्तों भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। और ये कितनी है? तो 4096.6 किलो। ठीक है, 4096.6 किलोमीटर ये आपका सीमा रेखा बनाती है। तो ये आप याद रखना है। और ये पांचों राज्य याद रखना है, वेस्ट बंगाल, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। एक सवाल यहाँ से और देखिए क्या बनेगा। तो एक सवाल ये बनेगा कि ये जो आपका त्रिपुरा है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों। तो वो देख रहे हैं ना, ये है आपका बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। इधर भी देखिए घिरा हुआ है, नीचे भी घिरा हुआ है और इधर भी घिरा हुआ है, यानी कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये छोटा सा जो राज्य है वो है आपका अपना त्रिपुरा, है ना, वो है अपना त्रिपुरा। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए म्यांमार। अब देखिए म्यांमार के बारे में भी थोड़ा सा आप देख ही लीजिए। ये देखिए है म्यांमार। म्यांमार जो है इसको पहले वर्मा कहा जाता था ना। ये है आपका म्यांमार। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ से घेरा हुआ है। यहाँ से लेकर के पूरा ये किसका सीमा है? तो यहाँ तक पूरा म्यांमार का सीमा। ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां तक आप गिनती कर लीजिए। क्रम से आप याद रखिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक क्रम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं आप। एक तो आपका यहाँ पर ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। उसके बाद नंबर आएगा नागालैंड का, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। नागालैंड के नीचे चलिएगा तो ये मिलेगा मणिपुर, ये हो जाएगा तीसरा नंबर। मणिपुर के नीचे आइएगा तो ये मिलेगा मिजोरम, ये हो जाएगा चौथा नंबर। तो अरुणाचल हो गया, नागा हो गया, मणि हो गया और मिजो हो गया। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं, ये चारों राज्य आप याद रखिएगा। म्यांमार से बांग्लादेश बता दिए, भूटान बता दिए, नेपाल बता दिए, है कि नहीं। और देखिए अब इधर थोड़ा सा देख लीजिए पाकिस्तान वाला, है ना। ये रहा आपका पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा बन रही है। थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटा करते हैं, आप इसको देखिए, इसको देखिएगा और समझिएगा दोस्तों कि कितने राज्य से सीमा बन रही है। एक तो आपका ये पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान है कि नहीं। और देखिए सबसे पहले ये सबसे नीचे वाला जो है गुजरात, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, है ना। ये वाला दिख रहा है आपको। हाँ, तो जो सबसे नीचे वाला जो राज्य है ये है आपका गुजरात। तो ये जो पाकिस्तान है, ये गुजरात यहाँ पर सीमा बन रहा है। गुजरात के ऊपर यहाँ तक हो जाएगा आपका राजस्थान वाला सीमा। राजस्थान से ऊपर वाला जो ये सीमा हो जाएगा, ये पंजाब वाला सीमा हो जाएगा। यानी कि 1 राज्य, 2 राज्य और ये 3 राज्य। लेकिन इसके ऊपर भी तो ये सीमा है, लेकिन ये राज्य नहीं है। तो ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर और ये वाला हो जाएगा आपका लद्दाख, है ना। ये जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश और ऊपर वाला लद्दाख, है ना। ये 2 यूटी इससे मिलते हैं, यूनियन टेरिटरीज मिलते हैं। और 3 इससे क्या मिलते हैं? तो स्टेट मिलते हैं, है ना। 3 स्टेट और 2 यूटी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना है कौन कौन यूटी है और कौन कौन स्टेट है। तो ये हो जाएगा लद्दाख वाला, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लद्दाख है। और यहाँ से यहाँ तक लेकर के जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये हो जाएगा पंजाब, ये हो जाएगा राजस्थान और ये वाला हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर दिखेगा अफगानिस्तान भी आपको।
है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है, ये जो सीमा बन रही है वो है अफगानिस्तान की, ये वाला अफगानिस्तान। यहाँ तक दोस्तों देखिए अफगानिस्तान ढुका हुआ है एक पतला रास्ता से, है ना। तो अफगानिस्तान से भी किसका सीमा बन रहा है, तो लद्दाख का सिर्फ सीमा बन रहा है। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर जम्मू कश्मीर को मत जोड़िएगा, सिर्फ लद्दाख की सीमा रेखा बन रही है किससे, तो अफगानिस्तान की। अब एक बच गया हमारा ये चाइना, है ना। ये चाइना चील जो है अब ये बच गया। तो चाइना चमगादड़ को देख लीजिए कि ये किससे किससे सीमा रेखा बना रहा है। तो एक तो ये लद्दाख से सीमा बना रहा है, पहला नंबर, है ना। जो यूटी है आपका यूनियन टेरिटोरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा नंबर ये हिमाचल प्रदेश बन रहा है, और तीसरा नंबर ये उत्तराखंड बन रहा है। तो तीन ठो आपका इधर हो गया, और एक यहाँ पर ये सिक्किम हो गया जो चौथा हो गया, और देखिए एक यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो पांचवा हो गया। ठीक है, तो ये 5 राज्य से सीमा किसका है, तो ये चाइना का बन रहा है। बीच में तो यहाँ पर नेपाल है, तो ये भी नहीं होगा, और बीच में यहाँ पर भूटान है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम अपने देश से सीमा रेखा नहीं इसको टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल हो जाएगा। टोटल कितने चाइना से, 5, पाकिस्तान से 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, अफगानिस्तान से 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा, और चाइना से 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य हो जाएंगे, और म्यांमार से 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। बांग्लादेश से कितने, तो 5 हो जाएगा। भूटान से कितना दोस्तों, तो 4 हो जाएगा। नेपाल से कितना, तो 5 हो जाएगा। एकदम ये याद रखना है, यहां से मान लीजिए कि फिक्स है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर मानचित्र के द्वारा थोड़ा सा आपको समझा दिया, है ना। अब चलते हैं हम इसको, है ना। तो चलिए, ये 17 नंबर जो सवाल था कि याक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग कहाँ करते हैं, तिब्बत वाले क्षेत्र में करते हैं, है ना। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग इसके बारे में बताइएगा, है ना। और इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको भी सभी पीडीएफ चाहिए, सभी नोट्स चाहिए दोस्तों, तो हमारे यहाँ आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है, अभी मात्र इसमें 499 चार्ज है, तो ये पे करके आप उसमें जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर पे करना पड़ेगा, 7857824310, जहां पर आपको सभी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, कैरियर परिवार, जहां पर आपको टेस्ट वगैरह होते रहता है, क्वेश्चन आंसर वहां भी होते रहता है, बिल्कुल वो फ्री है आपका। ठीक है सर, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी के लिए, है ना। और कल आइएगा, कल हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों को एक क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, आपके जो भी मित्र होंगे, फैमिली में होंगे, है ना, स्कूल में होंगे, उनको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, उनको हमारे यहाँ जुड़ने के लिए थोड़ा सा प्रेरित कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम लोग आज क्लास को एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। चलिए, धन्यवाद सर।